एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज गाइज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं साइंस वन लीनियर फैक्ट्स के ऊपर। ऑलमोस्ट हमने 4-5 वीडियोस कवर कर ली हैं। आई होप आपको ये जो सीरीज है साइंस स्पेशल फॉर EMRS, DSSB, CTET एंड फॉर ऑल एग्जाम्स जहां पर आपसे साइंस पूछा जाता है, तो ये एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है मैंने साइंस इंपॉर्टेंट वन लीनियर फैक्ट्स के नाम से। आपको इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में कहीं भी मिल जाएगी, और इसके PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट आज भी हम 25 to 30 वन लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन शुरू करते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है या फिर डाइजेशन की बात होती है तो ये कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। मैं बायलिंगुअल लेकर चलूंगी, बस आप इसको ध्यान से सुनेंगे भी ना तो आपका काम हो जाएगा। बस इतना कोशिश कीजिएगा कि ये जितना मैं बोल रही हूँ या जो चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप उस चीज को बहुत अच्छे से एक बार समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां पर होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, और खाना जो भोजन है वो मोस्टली पार्ट उसका कहां पर पचा हुआ या फिर डाइजेस्टेड होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। एल्कोहल है, शुगर है, मेडिसिन है, ये सब भी क्या बोलते हैं, स्टोमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो स्टोमक का मेन काम है वो क्या है? प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टोमक। वोमिटिंग सेंटर क्या है? मेडुला ओब्लोंगेटा। फिर बात आती है जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्टेड होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लिवर, लिवर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है जॉन्डिस में, पीलिया जिसे हम बोलते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के जमाव के कारण क्या होता है, जो लिवर है वो अफेक्टेड हो जाता है। इसे हम येलो ग्लैंड भी बोलते हैं लिवर को। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फैक्ट्स बनते जाएंगे वो भी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताती जाऊंगी। आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर केवल एक बार सुन लेंगे तो ही आई थिंक सफिशियंट रहेगा। फिर बात आती है रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? एक्वाटिक एनिमल्स में जैसे फिशेस वगैरह, इनमें गिल्स के थ्रू होता है। और अगर हमने गिल्स की बात की थी तो आपको पता होगा मैंने डॉल्फिन और व्हेल के बारे में बताया था। तो एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ कि उससे रिलेटेड मैंने क्या बताया था आपको। अगर आपने इससे पहले की सीरीज देखी होगी तो आप लोग बहुत इजीली बता सकते हैं। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। याद रखना, ये बहुत बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आई थिंक ऐसा कह सकते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भाई किसके थ्रू होता है? तो ब्लड के थ्रू होता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन कर सकता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर सर्कुलेट कर सकता है। अस्थमा की जो बीमारी होती है, दमा की जो बीमारी होती है वो किस वजह से होती है? तो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। वॉल्यूम ऑफ एयर हम किसके थ्रू माप सकते हैं? तो स्पायरोमीटर। फिर बात आती है CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, बट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? तो एज अ बायकार्बोनेट। फिर बात आती है रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन बाय रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है? मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरुलाई, जैसे हम शॉर्ट में मेडुला और पॉन्स कहते हैं। फिर बात आती है ब्लड की, तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और जो ब्लड में फ्लूइड वाला मटेरियल होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। ये 55% ब्लड का पाया, मतलब 55% ऑफ ब्लड क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90 से लेकर 92%, 90 to 92% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्लाज्मा में जो वाटर का परसेंटेज है वो क्या है? तो 90 से लेके 92। फिर है इट कंटेन्स फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। अगर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा?
सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है, ब्लड से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद में रखिएगा, क्योंकि सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स की तो 45% ऑफ ब्लड होता है ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा कितना होता है? 55% ऑफ ब्लड होता है। एरिथ्रोसाइट्स मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था अगर आप लगातार 10 सेशन देख लेते हैं तो आपको खुद से एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेटिव वे में पूछे गए हैं, और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं ये भी आपको बताती हुई चल रही हूँ साथ साथ में। एरिथ्रोसाइट्स की हमने पहले भी बात की थी पिछले सेशंस में, और आज भी ये बता देते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये अलग अलग नाम से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए। रेड ब्लड कॉर्पसल जो है वो कहां पर बनती है? तो फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। अब आरबीसी का लाइफ साइकिल देखो, बहुत बार पूछा गया है, इतना फेवरेट क्वेश्चन हो गया है ये वाला। मैंने बहुत जगह देखा, प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस एनालिसिस किए हैं, उसके बाद ही आप लोगों के लिए ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज है वो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो प्लीज इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। लाइफ साइकिल कितना होता है आरबीसीज का? तो 120 डेज का। आरबीसीज जो है वो अनन्यूक्लिएट होती है, मतलब उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में है ये। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? लामा और कैमल जो ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें क्या होता है कि ये आरबीसीज जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब केंद्रक युक्त होती हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग की आरबीसीज कैसी होती हैं? उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन होती हैं। हैविंग रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट भाई किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन। आरबीसीज आर डेस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। प्लीहा में क्या होता है? देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चल रही हूँ, कोशिश करना आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो कहाँ पर उनका जो डेस्ट्रॉय या फिर ऐसे बोलते हैं ना नष्ट हो जाती हैं, जो डेड हो गई हैं भाई, अब वो कहाँ पर जमा हो जाएंगी? तो वो क्या है? प्लीहा उनका भक्षण कर लेती है, और इस वजह से ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है स्प्लीन को। कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? प्लीहा को। किसका? आरबीसीज, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ये फैगोसाइटिक है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स क्या है? ये फैगोसाइटिक है, भक्षण करती है, और किसको भक्षण करती है? हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को। आपने वैसे भी ये सुना होगा कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ये हमारे शरीर का, इनको सैनिक कहा जाता है, हमारे शरीर की जो रोगाणु होते हैं उनसे रक्षा करती हैं। इस वजह से जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं ये फैगोसाइटिक है, भक्षण कोशिकाएं होती हैं। बेसोफिल्स क्या होते हैं? हेपैरिन एंड हिस्टामिन। हेपैरिन एंड हिस्टामिन ये एंटीकोगुलेंट होते हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब होता है हमारी जो नसें होती हैं, अगर हम बिल्कुल शुद्ध लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो उसमें ब्लड का, खून का अंदर से थक्का नहीं जमने देती। एक ब्लड क्लॉटिंग होती है, समझना थोड़ा सा यहाँ पर। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है आपने देखा होगा, जब भी चोट लग जाती है तो 2 से 3 मिनट बाद उस जगह पर एक कवरिंग बन जाती है और खून का जो बाहर आना होता है वो रुक जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? आज ही की वीडियो में हमने समझा, फाइब्रिनोजन की हेल्प से। लेकिन हेपैरिन और हिस्टामिन क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट होते हैं, मतलब जो आर्टरीज, जो वेन्स, जो नसें होती हैं हमारे शरीर की, उसमें अंदर ही रक्त का थक्का ना जमे। अगर ब्लड अंदर ही क्लॉट हो गया
या फिर उसके अंदर ही जमाव इकट्ठा हो गया है, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा और ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जो हेपेरिन और हिस्टामिन है ये एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं, अंदर नसों में रक्त का थक्का नहीं जमने देते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था, आपने अगर पढ़ा होगा तो बी एंटी लिम्फोसाइट्स होती है, एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है और इम्यूनी रिस्पॉन्स करती है, मतलब इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए हेल्पफुल होती है। प्लेटलेट्स काय के लिए काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड ग्रुप कार्ल एंड लैंड स्टीनर के द्वारा इसके बारे में बताया गया था, ब्लड ग्रुप के द्वारा ए बी और ओ, जिसमें से यूनिवर्सल डोनर वैसे ओ को कहा जाता है, लेकिन अगर हम ओ को भी और अंदर स्पेसिफाई करना चाहें, क्योंकि क्या है ये, इसका आंसर सबको पता है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ओ है, तो अब यहां से क्या पूछ लिया जाता है कि ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव जो डोनर है वो कौन सा है। तो हमेशा याद रखिए ना कि यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो हर किसी व्यक्ति से खून ले सकता है और जिस व्यक्ति का ओ नेगेटिव है वो किसी भी व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। तो गाइज आज का सेशन कंप्लीट हुआ, ऑलमोस्ट 25 वन लीनियर फैक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन से ये होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी। एक बार आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताया करो कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एक एक कमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि मोटिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वन लीनियर फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।